हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और क्वेश्चन वीडियो तो आई होप आप लोग देख चुके होंगे। 10 का दम सीरीज आप लोग देख रहे हैं। इससे थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन वीडियो आया हुआ था। आज का सब्जेक्ट है, अब आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के ऊपर के क्वेश्चंस आप लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो 7:30 को आए हुए इस वीडियो पर आई होप आप लोगों ने एकदम बढ़िया से क्वेश्चन देखा, कंप्लीट आपने उसके क्वेश्चंस का सोल्यूशन बना लिया होगा अभी तक। अगर नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा, तुरंत के तुरंत आपको क्वेश्चन वीडियो दिख जाएगा। पहले उसको सॉल्व करिए, बाद में सोल्यूशन वीडियो को देखिए। अब यहाँ से शुरू होता है आपका सोल्यूशन वीडियो। मजेदार तरीके से आज मेजरमेंट्स के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मैं एज शॉर्ट एज पॉसिबल तरीके में सोल्यूशंस बताऊंगा। ठीक है, तो आज का ये जो मेजरमेंट का सेशन है, कौन कौन से एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है भाई? देखिए, आज का ये जो मेजरमेंट का सेशन है, ये बेसिकली पीजीसीआईएल का एग्जामिनेशन, एसएससी जेई का पेपर और यूके पीएससी के एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन 3 पेपर के लिए स्पेसिफिकली, इसके अलावा जो भी ऑल स्टेट एजेई एग्जामिनेशन है उनके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर आपके लिए हैं। एरर से भी क्वेश्चंस हैं और भी अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस है, तो मजा आएगा। बिना देरी किए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लेके आता हूं और आई होप आप लोग आज का ये सोल्यूशन सेशन जो है मस्त एंजॉय करेंगे। चलिए, लेट अस ब्रिंग ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने जो देखा था उसमें लिखा हुआ था, जो फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का था वो ये था, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अराइजेज ड्यू टू द हिस्टेरिसिस ऑफ इक्विपमेंट और फ्रिक्शन। इनमें से दिए हुए एरर्स में से कौन सा एरर है जो हिस्टेरिसिस और फ्रिक्शन की वजह से अराइज होता है? ठीक है, देखिए बड़ा ही सिंपल सा आंसर है इस क्वेश्चन का, बड़ा मस्त प्यारा सा थ्योरी क्वेश्चन है जेई के पेपर के लिए। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर किस वजह से होता है? जब भी कोई ह्यूमन एरर होता है या आपके देखने में ऑब्जर्वेशन करने के दौरान आपको अगर सही से देखते नहीं बना, जैसे आप एनालॉग टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं आप जानते होंगे या कभी लैब में उसको यूज़ किए होंगे तो आपको पता होगा कि मिरर डिफेक्ट वगैरह जो है वो भी उसके अंदर होता है। पैरेलैक्स एरर के फॉर्म में उसको बेसिकली हम लोग समझते हैं। आप देखते होंगे कि जैसे अगर आपका ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पीछे ऐसे मिरर बनी रहती है इस जगह पर, है ना, और उसके ऊपर यहाँ से ऐसे स्केल जो है ये पूरा का पूरा आपको दिया जाता है और यहाँ से एरो जो है आपका पॉइंटर जो है बेसिकली वो इसके ऊपर मूव करता है। तो उस पैरेलैक्स एरर को दूर करने के लिए इस पॉइंटर का जो कलर है इसको रेड कलर का रख दिया जाता है ना, कलर वगैरह जो है उसको चेंज कर दिया जाता है। पीछे मिरर जो है वो लगा होता है ताकि आपको एकदम एग्जैक्टली दिख सके कि वैल्यू कितनी है। अब अगर कोई पर्सन इसी फोटो को सामने से यानी 90 डिग्री इससे परपेंडिकुलर सेक्शन पर देखेगा तो उसको ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू दिखाएगा, लेकिन मैं जहाँ खड़ा हूँ अगर यहाँ से मैं वैल्यू देखूँ तो कुछ और ही वैल्यू दिखेगी मुझे, है ना। ये तो इस पैरेलैक्स एरर की वजह से कई बार ऑब्जर्वेशन जो है वो गलत हो जाता है। ठीक, ह्यूमन एरर जितने भी प्रकार का होता है, चाहे अब एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट है तो सपोज कर लीजिए आपने इसको सही पोजीशन पर नहीं रखा, ये इसका इसका जो यूज़ करने का जो पोजीशन है ये भी बड़ा मायने रखता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो इंसान की गलती की वजह से अराइज हो, और ऐसे एरर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एरर। दीज सच एरर्स आर नोन एज द ग्रॉस एरर्स। ठीक, तो हमको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अराइजेस ड्यू टू हिस्टेरिसिस ऑफ द इक्विपमेंट या फ्रिक्शन। भाई हिस्टेरिसिस हम लोग तो नहीं करवा रहे ना, इंसान तो हिस्टेरिसिस नहीं करवा रहा उसके अंदर, ना फ्रिक्शन आप करवा रहे हो। ठीक, तो ग्रॉस एरर तो नहीं होगा, इतना श्योर है। व्हाट अबाउट द रैंडम एरर? देखिए रैंडम एरर उस एरर को बोलते हैं जहां पर कॉज जो है वो क्लियर ना हो। रैंडमली कुछ भी कॉज हो सकता है, उसका कॉज इज नॉट क्लियर। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि एरर तो हो रहा है बट किस वजह से हो रहा है, रैंडम एरर में आ जाता है। तो यहाँ तो कॉज क्लियर है ना, यहाँ आपको फ्रिक्शन और हिस्टेरिसिस से हो रहा है, ये चीज़ पता है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर की। इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? जैसे मान लीजिए आपने कंपोनेंट जो इस्तेमाल किया, खराब क्वालिटी का कंपोनेंट इस्तेमाल किया, जो मटेरियल आपने यूज़ किया उसकी वजह से हिस्टेरिसिस बहुत ज़्यादा हो गया या फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया, जो बेरिंग है वो प्रॉपर नहीं है, स्पिंडल प्रॉपर घूम नहीं पा रहा है, स्प्रिंग जो है वो ज़्यादा थिकनेस का इस्तेमाल कर लिया तो वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की सही ढंग से लगाने नहीं दे रहा है। तो ऐसा कुछ भी बहुत सारा एरर हो सकता है। तो ये जो एरर हो रहा है, हिस्टेरिसिस एरर या इक्विपमेंट के अंदर होने वाला हिस्टेरिसिस या फ्रिक्शन जो है, ये सब इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है। तो मतलब हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो मिल गया हमको, ऑप्शन सी, दीज आर ऑल इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक, अच्छा इन्वायरमेंटल एरर किस में आता है? ये भी इंस्ट्रूमेंट एरर के अंदर ही आएगा, ये भी इंस्ट्रूमेंट एरर का ही पार्ट है। तो ये बेसिकली डी ऑप्शन भी सी के अंदर ही मर्ज है। तो इंस्ट्रूमेंट एरर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया से सिंपल से क्वेश्चन से हुई है शुरुआत। अब आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर और इसको बेस्ट वे में मस्त तरीके से हम लोग डील करेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका ऑन स्क्रीन आ गया। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है द सेटअप इन द फिगर इज यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस आर, टू मेजर द रेजिस्टेंस आर। द एमीटर एंड वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इतना एंड इतना दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, देयर रीडिंग्स आर 2 एम्पियर एंड 180 वोल्ट्स रेस्पेक्टिवली।
गिविंग अ मेजर्ड रेजिस्टेंस ऑफ इतना, ठीक। मेजर्ड रेजिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे लिए, इस डायग्राम को देखते हुए। एक मेजर रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होगा और दूसरा इसकी रेजिस्टेंस, यानी वोल्ट मीटर जो है उसकी रीडिंग और रेजिस्टेंस जो है इंपॉर्टेंट है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज 2000 ओम्स, ठीक है। और इनकी रीडिंग्स क्या क्या है, वोल्ट मीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो है 180 वोल्ट्स, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पोटेंशियल, ठीक है। रिस्पेक्टिवली गिविंग अ मेजर्ड रेजिस्टेंस ऑफ इतना, परसेंटेज एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, हमको इस इंस्ट्रूमेंट का परसेंटेज एरर जो है वो कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। एकदम डायरेक्ट सा सवाल है, एक काम करते हैं, पहले परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो परसेंटेज एरर कैसे आप निकालोगे भाई, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला तो एकदम जग जाहिर फॉर्मूला है, हम सबको पता है कि आप परसेंटेज एरर कैसे लिखोगे, इज इक्वल्स टू, it will be your measured value minus total value, या ट्रू वैल्यू के फॉर्म में जिसको हम लोग लिखते हैं, होल अपॉन द टोटल या ट्रू वैल्यू, है ना, टोटल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, इस फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, इंटू 100 भी कर लीजिएगा, परसेंटेज लिख रहे हैं तो लास्ट में इंटू 100। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आवर परसेंटेज एरर, ठीक। अपने क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए सवाल के अंदर आपको मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है, सवाल के अंदर आपको मेजर्ड वैल्यू जो है वो दे रखा है, ठीक है। रेजिस्टेंस का कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू जो है वो अभी नहीं पता, वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस गिवन कंडीशन से हमको देख के समझ में आता है, पैरेलल कंडीशन है ना, तो जस्ट बिकॉज इट इज इन पैरेलल, तो देयरफॉर वी कैन से 1 अपॉन आर मेजर्ड, मेजर करके जितना आया वो इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई वोल्ट मीटर का कितना था रेजिस्टेंस, 2000, ठीक, 1 बाई 2000, ठीक है। इसको जरा डिवाइड कर लीजिए भाई, मेजर्ड वैल्यू की वैल्यू भी पता है आपको, ये भी 90 दिया हुआ है, तो मतलब आर यहाँ से निकल जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त तरीके से हो जाएगा ना सॉल्व, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। चलिए इसको फटाफट से सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी वैल्यू ऑफ आर जो है वो कितनी आएगी, आर की वैल्यू 1,80,000 डिवाइडेड बाई, मुझे लगता है 1910 के आसपास कुछ आना चाहिए, है ना। 1,80,000 डिवाइडेड बाई 1910 के आसपास, ऐसा कुछ डेटा जो है ये प्रोवाइड कर सकता है। अगर ये डेटा प्रोवाइड करेगा तो 1 अपॉन में था ना, तो ऊपर जाके, हाँ बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0 कट गया, 191, 9 जा 9, 9 9 जा 81, 1 8, 9 1 जा 9 और 8 17, 170, 170 समथिंग, तो हाँ ठीक है। तो 94 पॉइंट समथिंग, 94.3 के आसपास कुछ आएगा। डेसिमल में कितना आ रहा है वो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, बट आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 94 पॉइंट समथिंग जो है वो आर आ रहा है मेरा, ट्रू, ठीक है भाई। तो आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 94 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रही है। मेरे पास पहले से मेजर्ड वैल्यू है, फॉर्मूले में पुट कर दूं, जल्दी से परसेंटेज एरर निकालते हैं यहाँ से। तो आवर मेजर्ड वैल्यू इज 90, ठीक है। आवर टोटल या ट्रू वैल्यू इज 94.3 डिवाइडेड बाई 94.3 इंटू 100, ठीक है। इसी से पता चलेगा आपको परसेंटेज एरर। इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा फटाफट से। चलिए मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक बार मोबाइल का यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर और इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। वैसे 90 94, तो ये मेरे पास बच गया -4 का इधर और डिवाइडेड बाई 94 इधर है, कॉमन 1, ये 4 पॉइंट कुछ कुछ दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन माइनस में दिख रहा है डेटा। तो चलो देखते हैं, 90 माइनस 94.3 डिवाइडेड बाई 94.3 इंटू 100, माइनस में 4.55 के आसपास। तो डेटा मेरा जो है, खैर परसेंटेज एरर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4.55% इज द एरर। ये फाइनल आंसर आ रहा है, नेगेटिव में आ रही है वैल्यू ऑब्वियसली। तो देखते हैं यहाँ पर 4.5, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। आगे आपका आंसर यार, सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। और देखिए 4.7 भी दिया हुआ था यहाँ पे, उसके कंपैरिजन में 4.5 इज मच बेटर आंसर, मतलब एकदम एक्यूरेसी वाइज ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। बन जाएगा आप सभी से सवाल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
लिखा हुआ है इफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन अ सिंगल फेज लोड, एक सिंगल फेज लोड का सिस्टम है, उस पर ये सभी मेजरमेंट्स लिए गए। मेजरमेंट्स हैं किसके किसके? वोल्टेज है, करंट और पावर है, तीन चीज बताया हुआ है आपको, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको परसेंटेज के फॉर्म में इसका डेविएशन जो है वो भी बता दिया है, ठीक है, कि यहाँ वोल्टेज के केस में +-1%, करंट के केस में +-1% और पावर के केस में +-2% का है। लिखा हुआ है इफ द पावर फैक्टर इज कैलकुलेटेड यूजिंग दीज मेजरमेंट्स, इन मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करके अगर पावर फैक्टर कैलकुलेट किया जाए तो उसमें वर्स्ट केस एरर इन द पावर फैक्टर कितना हो सकता है। परसेंटेज में आपको एरर ही बताना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिए बड़ा ही डायरेक्ट है ये सवाल, एकदम सीधा सीधा सवाल है यार, डेटा एकदम डायरेक्ट दिया हुआ है, आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर कितना सीधा सीधा क्वेश्चन था, है ना, कंफ्यूज होना नहीं है। देखिए पावर का कैलकुलेशन करने के लिए आप लिखते हैं वी आई कॉस फाइव, कॉस फाइव मतलब पावर फैक्टर ही, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू पी अपॉन वी आई। जब ऐसे डिवीजन का कंडीशन होता है तो आप क्या करते हैं, उस कंडीशन पे एरर्स का एडिशन करते हैं, सीधे सीधे आप ये एरर किस में है, पावर फैक्टर के एरर्स के फॉर्म में ये निकल के आएगा ना ये डेटा, तो पावर फैक्टर के एरर्स का आप सीधे सीधे एडिशन कर सकते हैं, मतलब तो फाइनल एरर इन पावर फैक्टर विल बी गिवन एज, देखिए मैं डायरेक्टली इसका एडिशन कर सकता हूँ, सब कुछ मिला के टोटल एरर मिलेगा मुझको, तो ये हो गया 1%, 1%, 2%, सबका सम कर दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा 2n1 3n1 4। आप बोलेंगे कि सर इसमें और ये सब डेटा, ये 5 एम्पियर 555 वॉट, किसी की जरूरत नहीं, आपको पूछा ही नहीं, उसका मैग्नीट्यूड वाला डेटा ही नहीं पूछा, आपको बस इतना पूछा कि पावर फैक्टर का इसमें वर्स्ट केस एरर कितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं वर्स्ट केस एरर बता देता हूँ ना आपको, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही एरर हो सकता है जितना इसके सारे कंपोनेंट्स में इंडिविजुअल एरर हो रहा है उसके सम के बराबर ही वर्स्ट केस एरर होगा यार, ठीक एकदम। कई बार क्या होता है सवाल दिखते हैं थोड़े डिफिकल्ट, बट सॉल्व करने आओगे तो बहुत ईजी सवाल रहते हैं, तो हमको एग्जाम में छोड़ना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को, या इसमें ट्रैप भी नहीं होना है, ठीक है। अननेसेसरी डेटा में जाएंगे तो फंस जाएंगे। आप बस ये देखिए कि पूछा क्या है, उसी से रेलेवेंट डेटा को इस्तेमाल करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सीधे, तो दिस क्वेश्चन इज डन। तो अब आ गया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। लिखा हुआ है डीसी वोल्ट मीटर हैज अ सेंसिटिविटी ऑफ 1000 ओम्स पर वोल्ट, 1000 ओम पर वोल्ट की सेंसिटिविटी है। यूनिट यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस सवाल के अंदर। लिखा हुआ है व्हेन इट मेजर्स हाफ फुल स्केल इन 100 वोल्ट रेंज, तो करंट जो है उस वोल्ट मीटर के थ्रू कितना होगा। हाफ फुल स्केल की बात कर रहा है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो ये कि आप सेंसिटिविटी को थोड़ा सा डिकोड कर लीजिए यहाँ से, और कुछ फॉर्मूला ना भी याद होना तो उसके यूनिट से आप समझ जाएंगे। देखिए आपको दिया हुआ है सेंसिटिविटी, कितना दिया हुआ है आपको, दिया है 1000 ओम्स पर वोल्ट, मतलब R बाई वी, मतलब 1 बाई करंट। आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, यहाँ पे उल्टा आई दिया हुआ है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ आई दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे, मुझे सेंसिटिविटी से कोई मतलब है नहीं, मेरे लिए वो रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे एट द एंड तो करंट पूछा है ना, करंट थ्रू द वोल्ट मीटर कितनी है। तो आई कैन से करंट ऑफ किस कंडीशन का, हाफ फुल स्केल। तो अभी फिलहाल तो फुल स्केल का दिया हुआ है कंडीशन, व्हेन इट मेजर्स द हाफ फुल स्केल इन द 100 वोल्ट रेंज, ठीक। तो दिस कंडीशन इज गिवन एज R बाई वी, R बाई वी, या फिर मैं सीधे सीधे इसकी वैल्यू लिख लेता हूं 1000। ये वैल्यू 1000 के इक्विवेलेंट है, 1 अपॉन आई के फॉर्म में, ठीक है। तो फुल स्केल करंट जो है मेरे पास इससे निकल जाएगा, आई फुल स्केल विल बी इक्वल टू, भाई 1 अपॉन 1000 करूंगा तो 10⁻³ हो जाएगा सीधे सीधे, तो मतलब 1 मिली एम्पियर, 10⁻³ मतलब 1 मिली एम्पियर, सीधे मैं इसको बोल सकता हूं। अगर 1 मिली एम्पियर फुल स्केल करंट इसकी आ रही है डिफ्लेक्शन वाइज, तो बताइए मेरे पास हाफ फुल स्केल कितनी आएगी। भाई हाफ फुल स्केल इसकी आधी हो जाएगी, और क्या, 0.5 मिली एम्पियर, सीधे आंसर है यार, डायरेक्ट आंसर है, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं, कोई तमाशा नहीं इसके अंदर, ठीक है। एकदम सीधे सीधे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कहां से मैंने सॉल्व करना शुरू किया, वैसे आंसर है क्या इसके अंदर, बिल्कुल है, ऑप्शन सी होना ही है यार। ऐसे तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे ना, अभी इसके बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे, एसएससी के पेपर 2 के हिसाब के भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। ये जनरल एजेई एग्जामिनेशन के लिए ऐसे सवालों को आप प्रिपेयर करके रखिएगा। एसएससी जेई पेपर 2 के लिए जो बच्चे स्पेसिफिकली देख रहे हैं इस वीडियो को, थोड़ा सा और इंतजार करिए, बीच में कुछ बड़े क्वेश्चंस आएंगे, बीच में नहीं शायद अंत में आएंगे कुछ बड़े क्वेश्चंस, ठीक है, तो मजा आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, ऐसे वाले सवाल जो है इसको मस्त से बना करके चलिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन पर लेके चलता हूं बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है उस पर आते हैं हम लोग। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है देख करके, अब देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा।
लिखा हुआ था परसेंटेज लिमिटिंग एरर इन द केस ऑफ, परसेंटेज लिमिटिंग एरर इन द केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग 8.3 वोल्ट्स विथ अ 0 to 150 वोल्ट का वोल्ट मीटर हैविंग अ गारंटीड एक्यूरेसी ऑफ 1% फुल स्केल रीडिंग इज। गारंटीड आपको एक्यूरेसी बता रही है 1% का इसमें, ठीक है। तो देखिए यहां से आपको वोल्ट मीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज मिल गया कि ज्यादा से ज्यादा ये 150 वोल्ट दिखा सकता है, ठीक। तो दिस इज व्हाट, दिस इज वीएफएसडी। वीएफएसडी आपको मिल गया, कितना मिल गया, 150 वोल्ट। और इसकी गारंटीड एक्यूरेसी कितनी की है, 1% की है फुल स्केल। तो चलिए इसकी एक्यूरेसी, गारंटीड एक्यूरेसी 1% के फॉर्म में, मतलब डेविएशन कितने का हो सकता है, 150 का 1% निकाल लीजिए। सो दिस इज 1.5। इसका मतलब ये जो रीडिंग दिखा रहा है उसमें प्लस 1.5 माइनस 1.5 दोनों चीजें पॉसिबल है, ठीक है। इतने का ये डेविएशन कर सकता है, बाकी ये पूरा एक्यूरेट है। तो मतलब जो डेविएशन मेरे पास पॉसिबल है वो कितना है, 150 प्लस माइनस 1.5 का। ये इसकी एक्चुअल रीडिंग है, ये इसकी एक्चुअल रीडिंग आ गई मेरे पास, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या बोलता है कि अब इस वोल्ट मीटर से मुझे क्या रीड करवाना है, इस वोल्ट मीटर से मैं 8.3 वोल्ट के सिस्टम को रीड करवाना चाहता हूं। इससे मेरे पास कोई सिस्टम होगा, ठीक है, जिससे कि मैं 8.3 वोल्ट की रीडिंग करवाना चाहता हूं अभी फिलहाल, ठीक है। तो अब आपको क्या पूछा है, आपको बोलता है कि परसेंटेज लिमिटिंग एरर, परसेंटेज लिमिटिंग एरर, इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस वर्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है वो आगे चल के और बनाएंगे अभी आप लोग, ठीक है। चलिए तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर, वोल्टेज टू बी मेजर्ड 8.3 वोल्ट्स। तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर कैसे निकलेगा, डेल ऑफ वी अपॉन वी इंटू 100। अब ये डेल ऑफ वी क्या है, व्हाट इज दिस डेल ऑफ वी, यही जो वेरिएशन है ना अपने पास प्लस माइनस 1.5 वोल्ट्स का, दिस इज योर डेल ऑफ वी। व्हाट इज वी, जो आपको मेजर करवाना है, और मल्टीप्लाइड इट विथ 100, कंप्लीट है आपका सवाल। मतलब अब आप सीधे सीधे यहाँ लिखेंगे 1.5 है ना, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 8.3 इंटू 100, ठीक। अब ये डेसिमल वाला मैथमेटिक्स जो है वो मेरा थोड़ा सा स्लो है, आप लोग जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा। इसको दोनों को हटा के आप 15 और 83 कर दीजिए इधर, सॉरी, और इसको सॉल्व कर लीजिए। 8.3 इंटू 100, ये डेटा आ गया 18.07% में आ रहा है ये डेटा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो दिस आंसर इज 18.07%। तो कैलकुलेशन तो ठीक है, कैलकुलेशन इज गुड, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप इसका मेथड समझिएगा कि कैसे सिंप्लीफाई करना है आपको। देखिए ये सब सब्जेक्ट्स में ना जहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें फॉर्मूले ओरिएंटेशन पे हो रही है, एरर वगैरह में तो खास तौर पे कि फॉर्मूले के बेसिस पे सारी चीज़ें हो रही है। बाकी जब ब्रिज विज आप पढ़ोगे तो ब्रिज के अंदर फिर आपको डिटेल में पूछता है कि इंडक्टेंस जो है किस फॉर्म में मेजर करते हैं, ऐसा क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, जो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के फॉर्म में मेजर करते हैं, अलग अलग ब्रिज के फॉर्म में आपको पूछेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अलग है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा और अच्छे से आपको ब्रशअप करना रहेगा, चीज़ें याद रखनी पड़ी। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स गिवन डेटा पहचानने से लेके बस फॉर्मूला ध्यान रखने तक के बीच में सीमित है। इतना पॉइंट अगर आपको क्लियर है ना तो आपसे सवाल बनना ही बनना है, बस टेक्निक आपके पास एकदम सही होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर टेक्निक से आप बनाइए। तो 18.07 मैंने अभी तक ऑप्शन देखा भी नहीं है, अब इसके बाद ऑप्शन देखूंगा मैं। ये देखिए ए ऑप्शन में दिख रहा है मुझे आंसर। हाँ क्वेश्चन वीडियो बनाने के समय ऑप्शन देखा था मैंने, ठीक है। चलिए भाई, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आप बोलेंगे सर ऑप्शन देखा नहीं है आप बोल रहे हो, और क्वेश्चन वीडियो में तो आपने बताया था सभी क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लिखा हुआ है कैलकुलेट द रिलेटिव एरर। अभी एक नया नाम दिख रहा होगा, है ना, अभी एक नया नाम दिख रहा है कि अब अभी लिमिटिंग एरर पूछा था, अब रिलेटिव पूछ लिया आपको एरर, ठीक है। देखिए रिलेटिव स्टैटिक एरर बोलते हैं, लिमिटिंग एरर बोलते हैं, रिलेटिव एरर बोलते हैं, ये तीनों एक ही चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत पेपर के समय, ये एकदम सेम चीज है, नाम बदल के इस तरीके से भी पूछेगा, यहां पर भी एग्जैक्टली वही चीज पूछा जो पिछले क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। बट क्वेश्चन के कंडीशन थोड़ा समझते हैं। लिखा हुआ कैलकुलेट द रिलेटिव एरर वेयर इन द मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू आपको दिया कैपेसिटर का, मेजर्ड वैल्यू 204.3, ट्रू वैल्यू भी दे दिया, बहुत ही शानदार, 201.4 माइक्रोफैरेड में दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब मुझे रिलेटिव एरर पूछा, भाई साहब ये बड़ा ही आसान सा मस्त प्यारा सा क्वेश्चन है, आपसे एकदम बढ़िया से बन जाएगा, देखते जाइए। परसेंटेज एरर जो है वो आप कैसे बताएंगे, अगेन सेम फॉर्मूला, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। डायरेक्ट है यार, सीधा सीधा डायरेक्ट सवाल है ये।
बस इसके अंदर कैलकुलेशन कर लीजिएगा अच्छे से, बाकी पूरा सही है। फिर 204.3 माइनस 201.4 अपॉन 201.4 इंटू 100। इसको अगर आपने सही से सिंप्लीफाई कर लिया तो आपका आंसर जो है वो इसके अंदर से आ जाएगा, है ना, इसके अंदर से आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि 1.4 के आसपास का इसका आंसर आएगा। 204 201 है ना, माइनस में गया तो 2 पॉइंट समथिंग, हाँ 2 पॉइंट समथिंग ऊपर बच गया, डिवाइड बाई 2 200 ऊपर गया तो 1.4 के आसपास। मैं श्योर हूँ कि आंसर ए ऑप्शन इसमें आपका आ रहा होगा। ठीक, आप एक बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 1.4 का डेटा जो है आपको परसेंटेज के फॉर्म में देगा। क्लियर? तो तरीका बड़ा ही सिंपल, बिल्कुल डायरेक्ट सा। जेई के पेपर के लिए ऐसे सवाल बहुत ही प्यारे सवाल हैं, बिल्कुल आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसको प्रिपेयर करिएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का। तो जो बच्चे एसएससी जेई पेपर 2 के लिए देख रहे हैं ये वीडियो, आपका काम अब यहाँ से शुरू होता है। आप भी रेडी हो जाइए, और जो पेपर 1 के लिए जो देख रहे हैं, पेपर 1 मतलब पीजीसीएल वगैरह के एग्जामिनेशन या यूकेपीएससी के पेपर के लिए, जैसे JSSC जेई जो 3 नंबर का पेपर कराता है, इस टाइप के एग्जामिनेशन के लिए ऐसे सवाल और इसके बाद आने वाले सवाल अब इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए भाई, तो 7वां सवाल जो है इसको उठाते हैं यहाँ से और देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कंसिडर द सर्किट शोन बिलो विथ द फॉलोइंग डेटा, द रीडिंग ऑफ द वॉट मीटर कंपेयर टू द लोड पावर, द रीडिंग ऑफ वॉट मीटर यहाँ का कंपेयर टू द लोड पावर, अच्छा, विल बी, अज्यूम द लोड पावर टू बी यूनिटी, लोड का पावर टू बी यूनिटी, अच्छा लोड पावर अपना यूनिटी पर है। ठीक है भाई साहब, चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को जरा दूसरे पेज पर लेके चलते हैं, एकदम मस्त डिटेल में आपको बताऊंगा इस सवाल को, एकदम टिल द एंड देखिएगा, स्किप मत करिएगा इस क्वेश्चन के वीडियो को। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा ही मस्त सा सवाल है, और आप एक बार इसका तरीका समझ गए ना तो इतना ईजी लगेगा आपको, ये मज़ा आ जाएगा। चलिए ठीक, ये क्वेश्चन है आपके पास, तो हम क्वेश्चन देख के इतना तो प्रिडिक्ट कर लिया हम लोग कि यहाँ पे हमारा ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज आवर वॉट मीटर। ठीक है, यहाँ पे वॉट मीटर लगा, वहाँ लोड है, लोड के अक्रॉस 120 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ पे 6 एम्पियर की करंट जा रही है। ठीक है, और मुझे क्या चीज़ पूछा हुआ था इसके अंदर, द रीडिंग ऑफ वॉट मीटर कंपेयर टू द लोड पावर जो है वो कैसा रहेगा। तो वॉट मीटर की रीडिंग, मतलब वॉट मीटर जो रीड कर रहा है वो एक्चुअल में लोड के अक्रॉस जो पावर है उसकी तुलना में वॉट मीटर ज़्यादा रीड कर रहा है, कम रीड कर रहा है, प्रतिशत में आपको डिफरेंस के फॉर्म में बताना है। ये पूरा क्वेश्चन इतना ही है। तो देखिए, सबसे पहले एक काम करते हैं कि लोड पे एक्चुअल में क्या पावर मिल रहा है, पहले वो पता लगा लेते हैं। सोल्यूशन देखिएगा इसका। ठीक, स्टेप बाय स्टेप जब आप एकदम सीक्वेंस समझ लेंगे ना, सॉल्व करना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो पावर इन लोड, लोड के अक्रॉस पावर, ठीक है, इसको शॉर्ट में P ऑफ L से लिख लेता हूं। देखिए, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज 120 दिखाई दे रहा है और 6 एम्पियर की करंट लोड के अंदर जा रही है। ये वॉट मीटर का करंट कॉयल है, ये वॉट मीटर का PC है, प्रेशर कॉयल। तो करंट कॉयल से भी 6 एम्पियर जाएगी और लोड में भी 6 एम्पियर ही जा रही है, कोई उसका चक्कर है नहीं। अब यहाँ के वोल्टेज में थोड़ा डिफरेंस आएगा, वो क्या डिफरेंस आएगा उसको समझेंगे आगे चल के। फिलहाल लोड के अक्रॉस कितना पावर दिख रहा है, तो दिस इज 6 इंटू 120, 6 12 6 72, 720 वॉट। अब ये डेटा काम का है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको अभी छोड़ दीजिए, आखिरी में कंपेयर करेंगे। ये लोड का पावर इतना है, अब इसको वॉट मीटर का जब रीडिंग निकाल लेंगे तो उससे तुलना करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं पावर इन वॉट मीटर, पावर शोन बाय वॉट मीटर। आपका वॉट मीटर जो है वो कितनी पावर दर्शा रहा है, यहाँ पे कितनी पावर शो कर रहा है। देखिए, वॉट मीटर की करंट कॉइल में करंट तो उतनी जाएगी ना, 6 एम्पियर ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करंट तो स्टिल इट इज 6 एम्पियर। लेकिन वोल्टेज यार 120 नहीं होगा, क्योंकि 120 यहाँ का वोल्टेज है। इस पोर्शन में क्या है, जो आपका प्रेशर कॉइल है ना, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो चाहिए। इसको थोड़ा मैं सर्किट के तरीके से आपको दिखाता हूँ। देखो, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.05 ओम्स, एकदम ध्यान से समझिएगा, इतने मस्त तरीके से आपको समझ में आएगा ना कि आपको सेकंड टाइम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। दिस इज 1.2 किलो ओम्स, ठीक है, वो ओम में किलो ओम में, ठीक है। और इस तरफ आपको क्या दिया हुआ है, इस तरफ आपको लोड लगा करके दिया हुआ है, दिस इज योर लोड। यहाँ से 6 एम्पियर की करंट जा रही है, इसके अक्रॉस आपको 120 वोल्ट की पोटेंशियल दे रखा है, और आपको यहाँ का वोल्टेज पता लगाने बोला है, इधर का वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज मिल जाएगा तो मैं 6 एम्पियर की करंट का यूज करूंगा और इन दोनों के बीच से टोटल पावर जो है मैं कैलकुलेट कर लूंगा, वही पावर वॉट मीटर की पावर होगी। यही है पूरा सवाल। तो अब देखिए, इन दो पोर्शंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, दैट विल बी द सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस लोड प्लस वोल्टेज ड्रॉप
अक्रॉस दिस करंट कॉइल। समझ गए क्या चीज है? मतलब यहां का जो टोटल वोल्टेज होगा दिस विल बी द सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस लोड प्लस वोल्टेज अक्रॉस माई करंट कॉइल। ठीक है, तो करंट कॉइल का वोल्टेज ड्रॉप प्लस लोड का वोल्टेज, दोनों का सम करने से आ जाएगा ना आंसर। देखिए डेटा आपको दिख रहा है सीधे सीधे, आप लिखिए वोल्टेज अक्रॉस द प्रेशर कॉइल इज गिवन एज 6 इंटू 0.05। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस करंट कॉइल का वोल्टेज है ये, प्लस 120 वोल्टेज अक्रॉस लोड प्लस 120। ठीक है, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 30 30 0 3 3 प्लस 120। तो वोल्टेज अक्रॉस प्रेशर कॉइल जो है वो कितना आ गया? वो आ गया 120.3 वोल्ट्स। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रही है बात। तो लोड जो है वो 120 दिखा रहा है, लेकिन आपका वॉट मीटर जो है उसके पास जो वोल्टेज है वो 120.3 ज़्यादा है उससे। इससे पावर पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा भाई, करंट भले सेम है, वोल्टेज तो बदल गया ना आपका। चलिए देखते हैं अब पावर पे क्या असर पड़ रहा है, लेट अस सी। तो अब पावर शोन बाय द वॉट मीटर जो है इसको मैं लिख लेता हूँ PW। ठीक, अब ये कैसा शो हो जाएगा? वोल्टेज ऑफ VPC मल्टीप्लाइड विथ करंट ऑफ ICC। इसके करंट कॉइल का करंट और मल्टीप्लाइड विथ वोल्टेज जो इसके पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल में दिख रहा है। ठीक है, तो ये दिख रहा है 120.3 मल्टीप्लाइड विथ वहां से जाने वाली करंट 6 6 3 जा 18 8 1 6 0 0 1 6 2 जा 12 6 1 जा 6 एंड 1 7 721.8 वॉट्स। 721.8 वॉट्स जो है वो वॉट मीटर अपनी रीडिंग में दिखा रहा है, और असली में लोड पे जो पावर पहुंच रहा है वो केवल 720 पहुंच रहा है। अब मुझे लगता है पूरी क्लैरिटी आपको आ गई होगी क्वेश्चन को लेकर के। ये देखिए, पावर मेजर्ड बाय द लोड 720, मतलब लोड पर जो पावर मिल रहा है वो, और पावर शोन बाय द वॉट मीटर वो 721 दिखा रहे हैं भाई साहब। तो मतलब आपको एक्स्ट्रा पावर दिखा रहे हैं, जो वॉट मीटर है वो आपको एक्स्ट्रा पावर शो कर रहा है। कितना? तो पावर का डिफरेंस अगर मैं यहां से आपको बताऊं तो ये हो जाएगा 1.8 वॉट्स मोर। 1.8 वॉट ज्यादा दिखा रहा है आपको वॉट मीटर। ठीक है, चलो देखें तो आंसर दिया गया। अच्छा, आंसर परसेंटेज में दिया है, थोड़ा सा एक वर्क और करवाता हूं आपको परसेंटेज के लिए। ठीक, लेकिन आंसर में मोर आएगा इतना पता है, लेस नहीं आएगा, है ना, मोर आएगा इसमें। तो लेस वाले दोनों ऑप्शन को काट दीजिए, ये गलत है, पहले ही कट कर दीजिए। चलिए मोर तो समझ में आ गया हमको, है ना, कि 1.8 वॉट ज्यादा पावर वो दिखा रहा है। अब एरर का परसेंटेज आपको पूछ रहा है, चलो एरर भी निकाल लेते हैं। तो एरर का परसेंटेज जो है हम लोग लिखेंगे del P अपॉन P इंटू 100। ठीक है, ये आपका परसेंटेज एरर बताएगा। तो दिस इज 1.8, अब प्लस माइनस का फॉर्म में तो मैं प्लस लेकर के चल रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ पे प्लस, डिवाइडेड बाई एक्चुअल में पावर कितनी है लोड के अक्रॉस 720 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसी से आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। इसको हटा दो तो ये डिवाइड हो जाएगा 4, और इधर से 2 2 जा 2 5 जा 5/2 2 5 2 2 जा 4 2 पॉइंट समथिंग। तो मतलब ये जो आंसर आएगा आपका, ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.25, है ना, 4 आ गया ना, 4 और ये हो गया तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 5/2 और 5 का आधा, मतलब वही 2.5 के आसपास, मतलब 0.25 0.25% मोर। यस, दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन आखिरी का एक बार आप चेक कर लीजिए, मैं ऐसे ही रफली सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। तो मेरे अंदाजे से ये 0.25% आना चाहिए, और उसमें भी ज़्यादा। मोर तो आएगा वो हम पहले ही समझ गए थे कि भाई वॉट मीटर जो है वो ज़्यादा रीडिंग शो कर रहा है और लोड पर कम रीडिंग। लोड पे 720 है, ये 721 शो कर रहा है, 721.3, तो उससे हमको डिफरेंस मिल गया। ठीक है ना, चलिए भाई 721.8 शो कर रहा था, ओके 0.3 नहीं। चलिए, सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन डी वॉज द राइट आंसर। तो ऐसे कंसेप्चुअली समझ समझ के अगर आप बनाते जाएंगे, हो ही नहीं सकता कि आपसे एग्जाम में सवाल गलत हो जाए। क्वेश्चंस का बेस पकड़िएगा कि क्या सिस्टम है इसका, और बाकी फार्मूला बेस्ड है तो आपको फार्मूले का बेसिक आइडिया तो एटलीस्ट होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला किस चीज़ से, उससे आपको टर्म्स जो यहाँ यूज़ होगा वो समझ में आ जाएगा। फिर तो बस उसका एप्लीकेशन है और कुछ नहीं। लिखा हुआ है 0 से 250 वोल्ट का वोल्ट मीटर हैज़ अ गारंटीड एक्यूरेसी कितना, 2% का गारंटीड एक्यूरेसी है। तो मैं इसका वोल्टेज भी निकाल लूंगा कि कितने का डेविएशन देगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज मेरे पास है फुल स्केल रीडिंग पर। ठीक है, द वोल्टेज मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर इज 150। अब इन भाई साहब को 150 वोल्ट मेजर करना है,
अब आप बताइए कि लिमिटिंग एरर, यार ये देखो ये सवाल भी जो ना है एकदम लिमिटिंग एरर का है, तो तीसरा सवाल है लिमिटिंग एरर का। एरर के अंदर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए ठीक। तो सबसे पहले काम का डेटा वी एफ एस डी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज, ये मेरे पास है 250 वोल्ट्स। ठीक है। गारंटीड एक्यूरेसी 2% का। देयरफॉर जरा मैं डेविएशन निकाल लूँ कितने का हो सकता है, तो 250 इंटू 2/100, 0 0, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 वोल्ट का डेविएशन। मतलब ये जो रीडिंग शो करेगा 250 +- 5 वोल्ट का शो करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक्चुअल में जब हमको ये रीडिंग शो करेगा तो 250 के साथ +5 भी दिखा सकता है, -5 भी दिखा सकता है। ओके ठीक है। अब ये रहा आपने वोल्ट मीटर का, अभी तक की कुंडली आपने बना दी कि वोल्ट मीटर क्या कर रहा है, क्या दिखा रहा है। अब आप इसके आगे की कहानी देखिए। अब आपको इससे 150 वोल्ट मेजर करवाना है। वोल्टेज टू बी मेजर्ड इज 150 वोल्ट। तो ये भाई साहब यहाँ पर भी +- 5 वोल्ट्स का वेरिएशन कर सकता है क्रिएट ना। तो इसमें भी ये +- 5 वोल्ट्स का वेरिएशन क्रिएट करे। अगर अगर एफ आपका इतना था और फुल स्केल की रीडिंग पर ही आपको एक्यूरेसी मिल रही है 2% की, तो ओवरऑल 150 पे भी आपको उतनी की मिलेगी। मतलब इसके 2% की जो वेरिएशन है वो देखने को मिलेगी। तो इसलिए 5 वोल्ट रहेगा। आप 150 का 2% मत निकालने जाइएगा, गड़बड़ हो जाएगी बात यहाँ पे। ठीक है, ये तरीका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें ये गलती करते हैं कि ये जिस रीडिंग का मेजरमेंट लेना है आपको, जिस जिस रेंज का मेजरमेंट लेना है उसी का 2% निकाल देते हैं। मतलब उस परसेंटेज एक्यूरेसी जो फुल स्केल कहती है उसी का 2%। नहीं करना है ये चीज़, यहीं पे मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पहले कैलकुलेट करना है, उसके बाद जो डेविएशन है वो डेविएशन को यहाँ पर पुट करके दिखाना है। अब आपको क्या पूछा, परसेंटेज एरर पूछा। देखिए परसेंटेज एरर आप कैसे निकालेंगे, अगेन डेल वी अपॉन वी इंटू 100। ठीक है, तो चेंज इन वोल्टेज दैट इज 5, या डेविएशन जो है वो 5 का है, और हमको मेजर करना है कितना, 150। ऐसे सॉल्व करने से आएगा क्या, नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है पता है, यहाँ का डेटा जो है वो ऐसा है ही नहीं। यहाँ पे आपको मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो समझ गए फॉर्मूला कहाँ पे कौन सा लगाना है वो भी हमको देखना रहेगा। तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन मेजर्ड वैल्यू इंटू 100। ठीक, नॉट measured value, sorry, this formula should be true value. ठीक, so our percentage error will be, measured value आपका कितना है, measured value कितना है 150 +- 5, 150 +- 5। हायर साइड में आप +5 ही लेकर के चलेगा। मैक्सिमम डेविएशन कितना हो सकता है उसके लिए, और माइनस ट्रू वैल्यू जो है वो कितनी है, मेजर तो असली में 150 कराना है, डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 155, इसमें से 150 माइनस हुआ तो बचा आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 150। तो 5 3 15, 30, 1/30 इंटू 100। 1/3 जो है ऊपर जाके कितना हो जाएगा, तो 1/30 इंटू 100, तो वही 10/3, 3 3 9, 3.333। हाँ 3.333 हो गया परसेंट में, 3.33%। वही मतलब 3.34%, बी ऑप्शन पे जो दिया हुआ है। ठीक है यार, बिल्कुल सही, एकदम डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर, तो समझ गए इसका तरीका किस तरीके से सॉल्व करना है। आपको ये देखना था कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे कितना पोटेंशियल है और उस पर डेविएशन कितना हो सकता है, पॉसिबिलिटी कितनी है। तो 2% का डेविएशन हो सकता है ना। जब आपको ये रीडिंग बताया जिसकी आपको मेजरमेंट करनी है, इसका 2% नहीं निकालना है आपको, आपको वो एट फुल स्केल रीडिंग दिया हुआ है, तो वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। वो डेविएशन वैल्यू यहाँ पर भी वही सेम यूज़ करनी है आपको। उसका यूज़ करके फिर आप मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस डिवाइड बाय दैट ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, आपको एग्जैक्ट परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप एकदम मजा आ रहा होगा। मस्त तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं बताइएगा एक बार जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच रहे हैं हम लोग इसी के साथ साथ। ओहो, बहुत ही बड़ा सा सवाल आया हुआ है। तो इस सवाल को सॉल्व करने में दिमाग का आखिरी कतरा जो है उसको खर्च करना है हमको। ठीक है, वैसे भी अब इसके बाद आखिरी वाला क्वेश्चन है, 10th वाला, बड़ा आसान सा सवाल है। चलिए, तो आज के सेशन में आखिरी एफर्ट इसी सवाल पे करना है आपको। चलिए इस सवाल को लेकर के चलते हैं स्क्रीन पर। बड़े क्वेश्चन है एसएससी जेई पेपर के लिए, जो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सब इस क्वेश्चन को यूज़ करिए, बनाइए, सॉल्व करिए मस्त तरीके से। ठीक है, ये सब सवाल थोड़े से बड़े सवाल हैं, तो ये आपको बेसिक 1 मार्क्स वाले पैटर्न के पेपर पे नहीं दिखेंगे ऐसे। तो ये सब जहाँ पे 3 नंबर के एग्जाम का पैटर्न होता है उस तरीके से, या जहाँ लोअर नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं उस तरीके से, जैसे जो बड़े एग्जामिनेशंस होते हैं गेट वेट टाइप के, वह वैसे में दिख सकते हैं। और आपको उसकी बात ना भी करें तो हम लोग JSS जेई की बात करें तो ऐसे टाइप के पेपर्स में भी आपको दिखते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, है ना। SSC पेपर 2 में दिख सकता है 3 नंबर के हिसाब से, तो उसके लिए हमको रेडी रखना है। चलिए क्वेश्चन का थीम समझते हैं। DC करंट है I1 I2 I3, एक नोड पर मिलती है।
I1 I2 I3, ठीक है, एक नोड पर मिल रहे हैं ये लोग। लिखा हुआ है कि I1 एंटर कर रहा है नोड पर, दिस इज I1, और I2 एंड I3 आर लीविंग द नोड, I2 एंड I3 आर लीविंग द नोड, ठीक है। I1 और I2 मेजर्ड एज I1 एंड I2, अच्छा इनका मेजरमेंट दिया हुआ है आपको, I1 दे रखा है। चलिए सोल्यूशन यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो I1 इज मेजरिंग 100 मिली एम्पियर, इट इज मेजरिंग 100 मिली एम्पियर, ठीक है। और I2 कितना मेजर कर रहा है, 99 मिली एम्पियर, ओके। I3 का डेटा नहीं दिया हुआ है। अच्छा एक्यूरेसी भी आपको बता दिया 1% की एक्यूरेसी पर, ओके ओके ओके, प्लस माइनस 1% यहाँ भी, प्लस माइनस 1% यहाँ भी। इसका कुछ करते हैं अभी। देन द वैल्यू ऑफ I3 एंड द एक्यूरेसी ऑफ I3 इज हाउ मच। I3 की वैल्यू, I3 की एक्यूरेसी, दो चीजें पूछा आपको। एकदम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बताऊंगा आपको, एकदम ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको पूरा डिटेल। देखिए सबसे पहला चीज तो ये कर लीजिएगा, देखिए आप चाहें ना तो आंसर तो आप यहीं से बता सकते हैं ऐसे 2 मिनट में। कैसे आंसर बताएंगे, देखिए आपको वेरिएशन के हिसाब से मैं आंसर बता देता हूँ। अगर यहाँ पे आप देखें तो जस्ट बाई KCL, केवल बस आप KCL अप्लाई कर दीजिए इस पॉइंट पे। अब मैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला हूँ ना, मैं जो KVL KCL पे घुमा फिरा के लाऊंगा ही आपको, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर KCL आप लगाएंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I3 इज I1 माइनस I3 इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2। और I1 की वैल्यू अगर मैं इसका, चलो फुल स्केल, ये बिना इसकी एक्यूरेसी का 1% माइनस किए बिना भी अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ ना, तो इट विल बी 100 मिली एम्पियर माइनस 99 मिली एम्पियर, दैट इज इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर। तो आंसर तो मेरा यहीं से आ गया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एकदम प्रॉपर तरीके से बताता हूँ कि आप पूरी की पूरी चीज़ें सॉल्व कर सकें। आंसर तो मुझे यहीं दिख रहा है 1 मिली एम्पियर। मुझे इस एरर की, या सॉरी एक्यूरेसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है कैलकुलेट करने की, क्योंकि यूनिक आंसर है, तो यूनिक आंसर एक ही है यहाँ पर। बट स्टिल इस शॉर्टकट तरीके का आप एग्जामिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए आपको इस रास्ते से नहीं लेके जाता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ अभी। इसको सही तरीके से एकदम प्रॉपर सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, I1 I2 की वैल्यू हमको नोन है, 100 मिली एम्पियर है और प्लस माइनस 1%, ठीक है। तो इसका मतलब मैं अगर डेल आई फाइंड करूं तो कैसे फाइंड कर सकता हूं, देखिए I1 जो मेरे पास है, I1 की वैल्यू जो है 100 मिली एम्पियर इंटू इसका 1%, मतलब मेरे पास डेल I1 अपॉन I1 इंटू 100, ये करके वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ से, ठीक है भाई। ये जो वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 1 मिली एम्पियर, एक वैल्यू। और वैसे I2 के केस में मेरे पास है 99 का 1%, ठीक है। अच्छा देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने का। क्या समझना है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ना यहाँ जो रीडिंग दिया हुआ है किस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। ये जो डेटा है आपको किस फॉर्म में दिया है, आपको ये जो एरर दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। देखिए कैसे इसको समझेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। ये वो कंडीशन दिया हुआ है इस एरर का कि डेल I1 अपॉन I1 इंटू 100 की वैल्यू जो हम लोग परसेंटेज एरर निकालते थे ना, ये आपको पहले दे दिया प्लस माइनस 1%, ठीक। और मुझे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए I1 की वैल्यू चाहिए या फिर डेल I1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इधर का एरर निकालने के लिए डेल I1 चाहिए होगा ना, और I1 तो पहले से नोन है, तो उसको उसके लिए खास कोई दिक्कत है नहीं। तो परसेंटेज एरर इस बार मेरे पास कितना है, ये 1% दिया हुआ है। ऑब्वियसली पॉजिटिव डेटा का मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, 1 यूज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो और I1 की वैल्यू मेरे पास 100 मिली एम्पियर है, तो आई कैन से कि डेल I1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, ये भी 100 मिली एम्पियर है, इज इक्वल टू 1। सो आई कैन से कि डेल ऑफ I1 इज 1 वॉट मिली एम्पियर, लिख सकता हूँ मैं डेल I1 की वैल्यू। अच्छा ऐसे ही चलिए डेल I2 भी फाइंड करते हैं। सिमिलरली डेल I2 अपॉन I2 इंटू 100, ये डेटा मुझे दिया है, ये भी 1% बोलता है, इसमें भी 1% की एक्यूरेसी है, ठीक। तो अब ये एरर के फॉर्म में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आई कैन से कि डेल I2 इज इक्वल्स टू, या इंटू 100 डिवाइडेड बाई I2 कितना है, 99 मिली एम्पियर है, ठीक है, ये हो गया 1। तो आई कैन से कि डेल I2 इज इक्वल्स टू 99 बाई 100, 99 ऊपर गया, 100 नीचे चला गया, और ये हो जाएगा 0.9 मिली एम्पियर्स में मेरे पास डेल I2 की वैल्यू है।
आप सोचेंगे सर इसकी क्या ज़रूरत है जब हमको करंट मिल ही जा रहा है आसानी से। तो देखिए इसकी ज़रूरत है यहाँ का, जब I3 का मुझको एक्यूरेसी कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मुझे इन्हीं दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, डेल I1 और डेल I2 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वहाँ पर मैं इसको यूज़ करूँगा। अभी फिलहाल इस वैल्यू को कैलकुलेट करके मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो यहाँ तक का डेटा आपको समझ में आ गया, मैंने डेल I1 डेल I2 दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया इधर से। ठीक है, आई होप यहाँ तक का डेटा तो आपको क्लियर हो गया होगा एकदम मस्त तरीके से। अब हम लोग अगर यहाँ से I3 निकालने जा रहे हैं तो I3 की वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया पुट करके डायरेक्टली वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, I3 की वैल्यू जो है डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा 1 मिली एम्पियर। लेकिन जब आप डेल I3 कैलकुलेट करने जाएंगे तो इसका तरीका क्या होगा? तो भाई देखिए, डेल I3 विल बी गिवन एज प्लस माइनस टाइम ऑफ डेल I1 प्लस डेल I2। ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है। तो डेल I3 जब आप निकालेंगे, यहाँ बीच में इनके बीच में प्लस या माइनस साइन से मैटर नहीं करता है, आप पॉजिटिव साइन के फॉर्म में ही इसको एक्सप्रेस करेंगे। बाहर मैंने प्लस माइनस से इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से डेल I3 जरा कैलकुलेट करिए। सो आवर डेल I3 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस टाइम्स एरर जो आप निकालेंगे या एक्यूरेसी जो निकालेंगे वो इनके एक्यूरेसी या इनके एरर के फंक्शन के फॉर्म में मिलेगा आपको। तो उसी फंक्शन को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसके बाद देखिए डेल I1 कितना है मेरे पास, डेल I1 इज 1 मिली एम्पियर, इट इज 1 मिली एम्पियर। और डेल I2 कितना है 0.9, 0.9। ठीक है, तो बताइए मेरे पास डेल I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.9, वो भी प्लस माइनस में मिली एम्प्स के फॉर्म में। ठीक, 1.9 प्लस माइनस वो भी मिली एम्प्स के फॉर्म में। ठीक, अच्छा I3 मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, I3 कितना है 1 मिली एम्पियर मेरे पास आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसका परसेंटेज एरर निकालने की कोशिश करूं तो मैं लिखूंगा डेल ऑफ I3 अपॉन I3 इंटू 100 इज इक्वल्स टू माई परसेंटेज एरर या एक्यूरेसी जो मुझसे पूछ रहा है। ठीक, तो डेल I3 इज 1.9 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 19.0 परसेंटेज, 190 हो जाएगा, सॉरी 19.0 नहीं, 190, 190.0। हाँ जी, अब सही, 190%। तो अब आपको समझ में आया कि ये जो परसेंटेज एरर का जो डेटा है ये कैसे निकल रहा है। क्वेश्चन आसान था, आपके एग्जामिनेशन में आया तो स्मार्ट मूव ये रहेगा कि आप सीधे सीधे यहीं पर केसीएल अप्लाई करिए और डायरेक्टली 1 मिली एम्पियर बता के आंसर कंप्लीट कर दीजिए। लेकिन मान लीजिए कि ये 1 मिली एम्पियर यहाँ भी कहीं रिपीट कर देता या किसी और जगह रिपीट कर देता, तब मजबूरी हो जाती हमको डेल I3 फाइंड करने की। तो आपको वो टेक्निक भी आनी चाहिए, है ना। जरूरी नहीं है ना कि ये सेम डेटा पे आएगा, हो सकता है थीम सेम हो, क्वेश्चन का तरीका सेम हो, लेकिन डेटा बदल दे, है ना। ऑप्शन में सेम डेटा दे दे यहाँ पे, तो आपको यूनिक डेटा अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपको दूसरे डेटा की तरफ जाना पड़ेगा, और दूसरे डेटा की तरफ जाएंगे तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ये तरीका बिल्कुल मस्त तरीके से आप देख लीजिए। आई होप आपसे एकदम बढ़िया से बने। चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके लिए आ रहा है ऑन स्क्रीन, ये रहा, लिखा हुआ द पीरियोडिक वोल्टेज वेव फॉर्म ऑब्जर्व्ड ऑन एन ऑसिलोस्कोप अक्रॉस अ लोड इज शोन इन द फिगर। अ PMMC इंस्ट्रूमेंट PMMC meter, permanent magnet moving coil meter, is connected across the same load, it will read। अच्छा, ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, इसकी ग्राफ जो है एक यूनिक ग्राफ जो है वो यहाँ तक बनती है, उसके बाद रिपीटेशन शुरू हो जाते हैं। ये टोटल टाइम पीरियड 20 का दिख रहा है, और इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा ही डायरेक्ट है। पीरियोडिक वोल्टेज वेवफॉर्म ऑब्जर्व्ड ऑन एन ऑसिलोस्कोप अक्रॉस अ लोड इज दिस मच। ठीक, PMMC लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेम लोड विल रीड। PMMC अगर रीड करेगा इस पर तो क्या रीड करेगा, डायरेक्टली DC का केस है, एवरेज के फॉर्म में रीड करेगा वो डेटा। तो मैं सीधे सीधे वोल्टेज का है ना ये, तो मैं लिखूंगा V एवरेज इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व या ग्राफ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अगेन मैं आपको उसी अप्रोच से बताऊंगा जिस अप्रोच से मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल बताता हूँ, मेरे लिए वही अप्रोच बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ कि दिस इज, आई एम टेकिंग दिस वन एज एरिया 1, दिस इज एरिया 2 एंड दिस वन इज एरिया 3। ये तीन अलग अलग एरिया के फॉर्म में, इसको इंटीग्रेशन से भी बना सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है, बट मत बनाइए, आप आसान तरीके से बनाइए ना, क्यों एडिशनल मेहनत करना चाहते हैं। V एवरेज आप लिखेंगे, देखिए एरिया अंडर द कर्व 1, इसका एरिया कैसे निकालूंगा, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, है ना। कैसे लिखूंगा, हाफ टाइम्स बेस कितना है 0 से 10 इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड कितना है इसका 10, प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बेस या लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो 2 का ब्रेड्थ है और लेंथ है -5 का,
2 इंटू -5, ठीक है, प्लस थर्ड वाला एरिया A3, इसमें भी वही सेम है, 12 से 20 यानी कि 8 इंटू ऊपर कितना है 5 है, 8 5 जा 40 हो गया ये, होल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम पीरियड दैट इज 20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 2 5 जा 10 -10 और 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 10 जा 50, दिस इज 50, ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा +40 डिवाइडेड बाई 20, तो 90 में से 10 चला गया, ये बच गया 80 डिवाइडेड बाई 20, ये हो गया 4। आंसर मेरे पास आ रहा है 4 वोल्ट्स इज द राइट आंसर। ठीक है, एकदम मस्त बढ़िया सा सिंपल सा डायरेक्ट सा सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, बिना किसी डाउट के। तो आई होप कि आज के पूरे 10 क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन गए होंगे, और अगर नहीं बने थे पहले तो अभी एक्सप्लेनेशन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और पढ़ाई जो है अपनी एकदम शानदार लेवल पर ऐसे ही करते रहिए। कल मिलूंगा आप सभी से नए सेशन पर, न्यू सब्जेक्ट के साथ, नए 10 क्वेश्चन के साथ। रेडी रहेगा कल के चैलेंज के लिए, मजा आने वाला है कल भी आपको। और इस पूरे 10 के दम सीरीज की अगर प्लेलिस्ट आपको चाहिए तो वो यहाँ पर आपको साइड पर मिल जाएगी अभी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। जय हिंद।